स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने अभी तक का अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा और जो आपकी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं या पेंडिंग क्वेरीज हैं वो भी आपने डिस्कस कर ली होंगी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप मुझे भेजते रहिए, मैं उसको रेगुलरली टेकअप कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं उनको ग्रेजुअली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने अपनी क्लासेस को भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी तक मैंने आपके साथ इनकम अंडर हेड सैलरी की क्लासेस शेयर कर दी हैं, जिसमें मैंने टोटल 7 क्लासेस ली हैं और वो 7 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं। इसके बाद इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में भी मैंने एक क्लास आपको डिलीवर कर दी है। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मैं आपके साथ ले रहा हूं सेकेंड क्लास। तो सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी क्या कवर किया है। आई बिलीव 1 आवर की एक ऑलरेडी क्लास वहां पर हो चुकी है, तो आज उसका एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। देन उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे कि इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीधा देखते हैं कि आज के इस क्लास के डिस्कशन में मैं आपके साथ क्या क्या बातें करने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो आपको ये मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, इट इज योर बुक। तो जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखेंगे, आपको यहाँ पर दो लिंक दिखाई देंगे चैप्टर नंबर 5 के, जिसमें एक है आपका क्वेश्चन बैंक और एक है आपकी बुक। मैंने कुछ क्वेश्चन बुक में भी रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में भी रखे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ड्यूरिंग दी वीडियो डिस्कस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं बिना किसी हेल्प के, मतलब जब आप रिवीजन करते हैं और आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं और आपका आंसर सही आता है, प्रेजेंटेशन सही आती है, तो कोई ऐसा मौका नहीं रहता है स्टूडेंट्स जहां पर आपके हाउस प्रॉपर्टी में कोई मार्क्स डिडक्ट किए जाएं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 101% यहाँ पर आ गई है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। सो आई बिलीव मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन टोटल रखे होंगे इस चैप्टर में, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसी में सारी बातें कवर हो जाएंगी। अगर आप इसके अलावा और किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कहां से करते हैं, कैसे करते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रखे हैं वो मल्टीपल सोर्सेस से रखे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट के भी मैंने सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ पर दिए हैं। तो जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो ये आपकी बुक है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके साथ आपको जो दिया गया है यहाँ पर वो है क्वेश्चन ऑन इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपको याद होगा जो प्रॉब्लम हमने पिछले चैप्टर्स में फेस करी, सैलरी तक के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 तक, वहां पर हमने ये प्रॉब्लम फेस करी कि जो क्वेश्चन बैंक था दैट वाज नॉट रेडिली अवेलेबल अलोंग विद द सॉल्यूशन, मींस मेन आंसर। तो आपको वो शेयर नहीं हो पाए थे। मैं उस पर अभी भी काम कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको ग्रुप पर अपडेट दिया है, तो वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे। अब गोइंग फॉरवर्ड के चैप्टर्स में जैसा मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर के साथ साथ ही आपको क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया है। और आप देखिए मैंने इनका फाइनल जो आंसर बनता है वो भी यहाँ पर आपको शेयर कर दिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो शायद पहले 11 या 12 क्वेश्चन कुछ हैं, आई थिंक 14 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो स्टडी मटेरियल के हैं। तो जहां जहां क्वेश्चन मैंने आईसीएआई स्टडी मटेरियल से उठाया है, वहां पर मैंने लिख दिया है इट इज टेकन फ्रॉम द आईसीएआई एसएम स्टडी मटेरियल। और जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के नहीं है, वहां वहां पर मैंने क्लियरली ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो वहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ जी 13 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से हैं। पहले 13 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से आएंगे और बाकी फिर जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी किसी और बुक से या कंटेंट से लिए गए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दो मटेरियल के प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक बुक और एक क्वेश्चन बैंक। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, जैसे जैसा मेरा कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा।
एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आएंगे, हमें वो भी दिखाओ। तो अब मैं एक चीज और इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ मेरी इन वीडियोस में, कि जैसे ही मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं उस चैप्टर के जो रेलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए होंगे वो भी आपको साथ के साथ दिखाता चलूंगा, जिससे आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो भी हमने ड्यूरिंग द चैप्टर पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं, क्या वैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे या एग्जामिनेशन में कोई रॉकेट साइंस आएगी। और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि कोई रॉकेट साइंस एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। एग्जामिनेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, द ओनली प्रेशर, जो आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर आता है कि मुझे 3 घंटे में सब कुछ करना है, मुझे 3 घंटे में इतना भी लिखना है, मुझे ये भी करना है, वो प्रेशर है जो आपका एग्जाम खराब करता है। इसके अलावा ट्रस्ट मी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको एग्जामिनेशन में दुखी करती है या आपको फेल करवाती है या आपके नंबर कम करवाती है। तो बस ये प्रेशर आप माइंड से निकाल दीजिएगा, वो मैं निकलवाऊंगा। कैसे निकलवाऊंगा, जब मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूं कि देखो यही एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में है। एज इट इज का मतलब हो सकता है फिगर्स चेंज हो सकता है बातों को कहने का तरीका चेंज हो, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट इज सेम। तो अगर आप ये देख लेंगे कि हाँ एग्जाम में भी वही बात आती है जो हमने क्लास में पढ़ी थी, एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आते हैं जो हमने क्लास में सीखे थे, तो आपकी टेंशन ही दूर हो जाएगी। फिर तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो वो भी मैं देखूंगा। मैं आपको सैलरी चैप्टर पर भी दिखाऊंगा, अलग से एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा जिसमें क्वेश्चन की बात होगी और वहां एग्जामिनेशन पेपर भी शेयर करूंगा। हम क्या करेंगे, पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखेंगे कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में किस तरह के क्वेश्चन वहां पर उस चैप्टर से पूछे गए हैं। जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके भी क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, भले ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पूछा गया हो या भले ही किसी पार्ट में पूछा गया हो। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरी क्लास में समराइज कर देता हूं इस बात को, मेरी क्लास में आपको क्वेश्चन पेपर का एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा कि सॉरी मैं कह सकता हूं क्वेश्चन पेपर की एक विजिबिलिटी दी जाएगी कि क्वेश्चन पेपर में जो एक्चुअल आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहले चैप्टर वाइज देखेंगे, फिर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फुल सिलेबस के तरह से देखेंगे कि पूरे 60 मार्क्स का इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास को। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में वो सभी इनकम टैक्सेबल होंगी जो कि आपने कमाई होगी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का मतलब होगा लैंड, बिल्डिंग, अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब लैंड और बिल्डिंग जो आपस में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर एसएससी का ओनर होना बहुत जरूरी है। और ये वो इनकम जो, और ये उस एरिया से या उस प्रॉपर्टी से नहीं बिलोंग होनी चाहिए जिस प्रॉपर्टी को वो अपने खुद के बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज करता हो। जिस इनकम को, जिस प्रोफेशन और बिजनेस की इनकम को वो इनकम टैक्स के दायरे में लाता है, मतलब वो टैक्स होती है अंडर अ इनकम टैक्स। तो उस वाले एरिया को छोड़कर, उस प्रॉपर्टी की इनकम को छोड़कर जो बाकी प्रॉपर्टीज होंगी उस पर आने वाली जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू मतलब आप इसको अभी समझ लीजिएगा रेंटल वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होगी इस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको 2 डिडक्शंस भी दी जाएंगी अंडर सेक्शन 24A एंड 24B। तो अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले उस क्लास को देखिएगा, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब था ये एक्सेप्शन है, ऊपर लिखी हुई बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ लिखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई पोर्शन आप उसे खुद के लिए यूज करते हैं एज ए बिजनेस और प्रोफेशन, और उसे आप इनकम टैक्स में टैक्स करवाते हैं, तो वो हिस्सा, वो एरिया, वो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर मैंने आपके साथ कुछ बात करी थी एसेंशियल कंडीशन की। तो कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग दोनों होनी चाहिए। अगर कोई खाली लैंड से आपको वैल्यू मिलती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, और बिल्डिंग कभी खाली होगी नहीं, बिल्डिंग तो लैंड पर ही होगी। फिर उसके बाद मैंने बताया था एसएससी का ओनर होना बहुत जरूरी है। अगर एसएससी किसी बिल्डिंग का, लैंड का ओनर नहीं है तो उस केस में वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी।
तो ये ओनर जो वर्ड है इसके बारे में मैं आज आपको और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको डीम्ड ओनरशिप पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर मैंने टाइटल ऑफ ओनरशिप के बारे में बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी का टाइटल, ओनरशिप का टाइटल डिस्प्यूटेड है तो जब तक वो डिस्प्यूट चलता रहेगा वो कोर्ट का मामला है। जिस दिन वो डिस्प्यूट होगा अकॉर्डिंगली डिसाइड, जिस दिन वो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा अकॉर्डिंगली ये भी डिसाइड कर लिया जाएगा कि हु इज द ओनर और उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। तीसरे नंबर पर मैंने बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसको कि आप देते हैं, property may be used for any purpose but it should not be used for the business, for the purpose of business or profession carried on by him। तो आप प्रॉपर्टी का कुछ भी यूज करिए, आप वहां रहिए, आप वहां पर कुछ भी काम करिए, लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उसको यूज किया है तो वहां पर उस केस में वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप इसको रेंट पर देते हैं और वो पर्सन यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन करता है, या वो पर्सन यहाँ पर रहता है, या वो पर्सन यहाँ पर फैक्ट्री डाल देता है, या वो इसको खाली ही रखता है लेकिन आपको किराया देता है, तो उस केस में ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी। चलिए इसको हमने समझ लिया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी विच मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। तो हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, लैंड और बिल्डिंग आपस में दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। तो अगर आप कोई वेकेटेड लैंड से इनकम कमाते हैं तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा, वो आपका अदर सोर्स या पीजीबीपी एज द केस मे बी टैक्सेबल हो जाएगा। पीजीबीपी में कब होगा? जब आपका बिजनेस हो ये, और अदर सोर्स में कब होगा? जब आप ये ओकेजनली ऐसा काम करते होंगे। इसके बाद इस पेज पर हमने और कोई डिस्कशन किया था? आई डोंट थिंक सो कि हमने यहाँ, नहीं नहीं सर, इसके बाद इस पेज पर कुछ भी नहीं था। चलिए वापस आइएगा। इसके बाद हमने देखा था बिल्डिंग में इंक्लूड्स हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन एंड एनी अदर प्रेमाइसेस और कमर्शियल प्रेमाइसेस। तो अगर आपको गार्डन, मैरिज हॉल या मैरिज हॉल विद गार्डन से भी कोई इनकम आती है वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में सबसे पहले फिर मैंने आपको बताया था सब लेटिंग की, अगर ए ने बी को लेट किया तो ए के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है बिकॉज ए इज द ओनर, बट बी अगर इसको सब लेट सी को कर देगा तो बी के हाथ में जो इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी बिकॉज बी इज नॉट अ ओनर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया था मैंने। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपसे बात करी थी कि ओनरशिप में फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों ओनरशिप आ जाएंगी। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है चाहे लीज होल्ड है, वो आप ओनर है और आप उस केस में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके बाद बताया था इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया था मैंने। तो अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है जिसने फ्लैट्स बनाए हैं, घर बनाए हैं, लेकिन उन घरों को बेच नहीं पाई है, तो जो उसके आइडल हाउसेज हैं जो बेच नहीं पाई, अनसोल्ड स्टॉक है, अगर वो अनसोल्ड स्टॉक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने वाले साल के एंड से 2 साल तक पड़ा रहेगा तो कोई एनुअल वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, मतलब कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी वो घर नहीं बिकते हैं और वो घर खाली पड़े रहते हैं तो हम उस केस में आपके उन हाउसेस के रेस्पेक्ट में, उन यूनिट्स के रेस्पेक्ट में इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में वैल्यूएशन कर देंगे और उसको अकॉर्डिंगली टैक्स भी कर देंगे। तो इसके मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे टैक्स करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। एग्जांपल लिया था फिर मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया था इनकम हाउस प्रॉपर्टी में भी लेट आउट बाय द एसएससी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और एनी अदर पर्पस, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम इसे। तो आपने क्यों किराए पर दिया ये नहीं देखना है। अगर आप उसे बिजनेस प्रोफेशन में यूज करते हैं, अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में, तो उस केस में वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी सभी केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू एम्प्लॉय, तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को ही लेट आउट कर देते हैं जिससे कि आपका बिजनेस एफिशिएंटली और स्मूथली चले, तो उस केस में जो इनकम आपको आएगी वो आपकी पीजीबीपी की इनकम होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि अगर कोई प्रमाइसेस ऑफ द एसएससी गवर्नमेंट एजेंसीज को दे दिया जाता है फॉर लोकेटिंग अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, पुलिस स्टेशन,
जो मैंने आपको मूलचंद हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, तो उस केस में भी जो आपकी इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट पर मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था, एक बार उस चार्ट को देख लीजिएगा। कंपोजिट रेंट अगर होगा तो कंपोजिट रेंट, मैं यहां पर कंपोजिट नहीं लिखूंगा, कंपोजिट रेंट अगर होगा और वो रेंट अगर केवल बिल्डिंग का है तो उस केस में क्या होगा, बिल्डिंग वाला जो रेंट होगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई रेंट है जो कि बिल्डिंग और फैसिलिटी दोनों को मिलाकर लिया गया है, बट उसके अंदर आपको नहीं पता कि कितना बिल्डिंग का है और कितना फैसिलिटीज का है, तो इफ दिस इज नॉट सेपरेबल, मतलब आप नहीं बता सकते कि बिल्डिंग और फैसिलिटीज का कितना है, तो उस केस में या तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा या वो अदर सोर्सेस में चला जाएगा। लेकिन अगर आप बता सकते हैं कि कितना बिल्डिंग का है और कितना फैसिलिटीज का है, इफ इट इज सेपरेबल, देन जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट होगा, बिल्डिंग वाला पार्ट होगा, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा और जो फैसिलिटीज का पार्ट होगा वो पीजीबीपी अदर सोर्स में चला जाएगा। तो फैसिलिटीज का मतलब यहां पर आप लिख लीजिएगा, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी का है तो वो पीजीबीपी में चला जाएगा, और अगर अदर फैसिलिटीज का है जैसे गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर तो वो अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इतनी बात मैंने आपको डिस्कस करवाई थी। चलिएगा, तो यहां तक की बात हो गई रिवीजन की। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब जो मैं अब आपको इनकम बताने जा रहा हूं ये है तो हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक हाउस प्रॉपर्टी की समझी, जो हमने चार्जिंग सेक्शन समझा, उसके हिसाब से जब मैं आपको ये बताऊंगा तो ये है तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी ही, लेकिन इन्हें कह के बाहर कर रखा है, इन्हें इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इवन दो दीज आर द इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, लेकिन फिर भी इन्हें इनकम नहीं मानेंगे, ऐसी कुछ बेनिफिट दे रखे हैं, एग्जेम्पशंस हैं। तो ये वाली जो इनकम विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, these are not to be considered as income under head house property। तो सबसे पहली जो इनकम आपके सामने है इसमें वो है फार्म हाउसेस। तो अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस से कोई आप इनकम कमाते हैं, एनुअल वैल्यू कमाते हैं, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है इसके लिए, एनी इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड और ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। तो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और आप अपनी जमीन पर फार्म हाउस बना देते हैं, तो उस केस में जो आपकी इनकम आएगी वो कहने को तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, लेकिन आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इस दायरे से बाहर रख दी जाएगी। कंडीशन और भी है इसमें, देखिएगा, बिल्डिंग शुड बी ऑन इन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये जो बिल्डिंग आप बनाएंगे फार्म हाउस वाली, ये एग्रीकल्चर लैंड पर होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर लैंड को आप बहुत जगह समझेंगे, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर लैंड को समझाने के लिए मैं आई थिंक दो जगह पर आपके साथ बात करूंगा डिटेल डिस्कशन में। एक जब मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई एग्रीकल्चर लैंड का क्या मतलब होगा एज पर द इनकम टैक्स, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन के चैप्टर में कि जब कैपिटल गेन में बात आएगी कैपिटल एसेट की, तो वहां पर मैं आपको एग्रीकल्चर लैंड पर पूरी रिसर्च करवाऊंगा कि देखिए ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। तो अभी हम समझ लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड पर अगर कोई बिल्डिंग बनी है, फार्म हाउस है, वो इस दायरे से बाहर हो गया है। एंड यूज्ड एज ए ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस और अदर लेटिंग पर्पस। तो अगर आपने एग्रीकल्चरिस्ट ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर कोई बिल्डिंग बना दी, भले ही उसने उसको ड्वेलिंग हाउस की तरह से यूज किया, भले ही उसने उसको स्टोर हाउस की तरह से यूज किया, भले ही उसने उसको किसी और पर्पस से भी क्यों ना यूज किया हो, तब भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तब भी वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, if any property is held for a charitable purpose,
तो अगर कोई प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पज से कोई हेल्ड करता है, मान लीजिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर हैं, इस तरह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैरिटेबल पर्पज से उसका यूज कर रहे हैं बिल्डिंग का, तो वहां पर भी कोई किराया टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम अंडर हेड सैलरी। देख लीजिए, इफ प्रॉपर्टी हेल्ड एंड यूज्ड फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस देन नथिंग विल बी टैक्सेबल इन दिस हेड। यहां क्लियरली लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, आप इन पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम बन जाएंगी। तीसरे नंबर पर देखिएगा, एनी प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, पिछली क्लास में भी देखा, आज की रिवीजन में भी देखा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर लेंगे तो उस हिस्से पर भी, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। क्लियर। तीसरे नंबर पर है, सॉरी फोर्थ नंबर पर है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक था लेट आउट, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट मतलब किराए पर दे देना, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद यूज कर लेना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप खुद यूज करते हैं, एक घर है आपके पास, आप उसमें खुद ही रहते हैं, खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड आप उसका यूज करते हैं, तो उसको भी आपकी इनकम का टैक्स, इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। एक बात बता दूं आपको, पहले क्या होता था, एक मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते थे, लेकिन अब आप दो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। मतलब आपके पास मान लीजिए चार मकान है, इसको मैं और डिटेल में आगे भी बताऊंगा आपको इसी चैप्टर में, अभी समझ लीजिए बस इतना। आपके पास चार मकान है तो आपके पास दो मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने का हक है और दो मकान आपको लेट आउट करने पड़ेंगे। अगर आपने मान लीजिए चारों मकानों को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है तो आप दो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, और दो मकान जो आप भले ही खुद यूज कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में हैं, लेकिन स्टिल आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल रेंट। नोशनल रेंट कैसे निकलेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, एनुअल वैल्यू ऑफ द वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा प्लीज, इट इज टू सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहां पर पहले वन था, अब ये टू हो गया है, तो एनुअल वैल्यू ऑफ द टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विल बी टेकन एज निल। तो जब मैं कहता हूं ना एनुअल वैल्यू मैंने निल ले ली, एक बार आप फॉर्मेट पर आइए जो फर्स्ट पेज पर मैंने दिया है, जब मैं कहता हूं कि एनुअल वैल्यू मैंने निल ले ली, जीरो कर दी, तो जब मैंने एनुअल वैल्यू ही जीरो कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने इनकम टैक्स अपना खत्म कर दिया। एनुअल वैल्यू जीरो, अब जीरो पर टैक्स निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने कि इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो दो प्रॉपर्टी, एनी टू प्रॉपर्टी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख लीजिए प्लीज, एनी टू प्रॉपर्टी। मैं इसका यूज बाद में करूंगा, जब आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप वहां स्टक हो जाएंगे, वहां मैं आपको इस लाइन पर वापस लेके आऊंगा, लिख लीजिएगा प्लीज, फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, एनी टू प्रॉपर्टी। सर एनी टू का मतलब क्या है, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है तो क्या मैं दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता हूं, हाँ कर सकते हैं। सर मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है तो आप कोई सी भी दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद उसमें रहना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है आप दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, उस केस में कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा उन दो प्रॉपर्टीज पर। अगर सर मेरे पास पांच प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, तो तीन पर टैक्स लगा देंगे, दो को छोड़ देंगे। सर कौन सी दो छोड़ेंगे, ये मैं आपको चैप्टर में आगे बताऊंगा, सर कौन सी दो छोड़ेंगे, यही तो मेरा चैप्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसको मैं अभी होल्ड रखूंगा, कौन सी दो छोड़ेंगे बता देता हूं, जिस पर टैक्स कम आएगा वो ले लेंगे एज ए लेट आउट, और जिस पर टैक्स ज्यादा होगा उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। अभी आपको शायद ना समझ आए, बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटीज। तो अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लोकल अथॉरिटीज के पास कोई हाउस प्रॉपर्टीज है, तो वो भी आपके इस दायरे से बाहर हो जाएंगी, उस पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। देखिएगा,
इनकम अर्न फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी हेल्ड एंड यूज्ड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और अ लोकल अथॉरिटीज। तो सिमिलर सी बात है, अगर ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटीज के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर एनुअल वैल्यू कंप्यूट नहीं होगी। नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। प्लेस ऑफ अ एक्स रूलर, तो ये जो पुराने राजा महाराजा थे, इसका बैकग्राउंड मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा बैकग्राउंड है और वो मेरे काम का भी नहीं है। बट आप ऐसे समझ लीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ और राजा महाराजाओं से वो जो उनकी राज्य की संपत्तियां ली गई, राज्य को देश बनाया गया, भारत में लाया गया, तो उन्हें बोला कि जो आपके किले हैं ना, इन किलों को हम कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। तो वहां पर उनको एक एक प्रॉपर्टीज दे दी गई कि ये जो प्रॉपर्टी होंगी ये कभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगी, इस पर जो आप एनुअल वैल्यू रखोगे या किराया जो आएगा हम उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा गया, एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस। एक ऑप्शन है, आपके पास 4 किले हैं, आप एक कोई भी एक किला ले लो, कोई भी एक अपना एक प्लेस ले लो, उसको हम यहां पर एग्जेम्प्ट रख देंगे, बाकी 3 पर टैक्स कर देंगे। तो एनुअल वैल्यू ऑफ वन प्लेस, ओनली वन प्लेस ऑफ एक्स रूलर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसको हम इनकम टैक्स से बाहर रखेंगे। तो मैंने आपको 6 केसेस बताए हैं, जिन 6 केसेस में आपको इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट नहीं करनी। इसके अलावा कोई भी केस होगा तो वो इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और आपको उसको कंसीडर करना होगा। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब वापस आइएगा, मेरा एक डिस्कशन था ओनरशिप को लेकर, मैं आपका ध्यान वहां पर फिर से लाना चाहूंगा। चलिएगा पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर जब मैं आपको चार्जिंग सेक्शन बता रहा था तो मैंने आपको बोला था एसएससी मस्ट बी दी ओनर। एसएससी क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक सेक्शन है मेरे सामने जिसका एनालिसिस मुझे इसके साथ समझना होगा। द सेक्शन इज डीम्ड ओनर। डीम्ड का मतलब तो आप समझते ही है ना, मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा। मतलब आप भले ही ओनर नहीं है लेकिन हम आपको ओनर मान लेंगे। आइएगा, मैं आपको कुछ सिचुएशन बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा और देखिए लॉ कितना आसानी से आपको समझ आ जाएगा। रटने का कोई काम नहीं करेंगे, मगप नहीं करना, लॉजिकली समझेंगे। इसलिए मैं पहले आपको लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लॉ समझाऊंगा। आइएगा एक एग्जाम्पल पर। मान लीजिए, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं और ये उनकी स्पाउस हैं मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, इनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। उस हाउस प्रॉपर्टी से जो इन्हें रेंट आता है वो आता है 50,000 रुपए। 50 नहीं लेते, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इनको जो रेंट आता है वो 15,000 रुपए पर मंथ का रेंट आता है। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स हैं, ये ना जॉब भी करते हैं, तो जॉब करते हैं तो इनको सैलरी भी मिलती होगी। जब सैलरी मिलती है तो इनको सैलरी कितनी मिलती है, लेट से 9,50,000। मैं यहां पर टैक्सेबल सैलरी की ही बात कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहे कि सैलरी के अंदर परक्यूजिट क्या है, बेसिक क्या है। टोटल टैक्सेबल सैलरी है 9,50,000, मतलब 9,50,000 इनकी इनकम है। अब क्या होता है, जब आप इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं, किसकी, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, तो आप कैसे कंप्यूट करते हैं, आप यहां लिखते हैं इनकम अंडर हेड सैलरी जो कि है 9,50,000। फिर आप लिखते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी जो कि है 15,000 इंटू 12,
कितना आ जाएगा, 1,80,000। टोटल कितना आ जाता है बता दीजिए मुझे, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा नहीं तो। टोटल आता है इनका 950 प्लस 180, 11,30,000। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 11,30,000 पर इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, इस पर इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब इन्होंने क्या प्लानिंग करी, अच्छा एक बात बताइए, 11,30,000 में आने के बाद ये कौन से रेट में आ जाते हैं, 30%। 5 लाख 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% का टैक्स है, फिर 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स है। तो जैसे ही इनकम इनकी 11,30,000 हो जाती है, ये 30% के स्लैब में आ जाते हैं। अब इन्होंने एक प्लानिंग करी, इन्होंने कहा जो मिसेस एक्स हैं ये ना हाउस वाइफ है, ये हाउस वाइफ है, इनकी कोई इनकम नहीं है, ये पूरा दिन घर में रहती है, कोई इनकम नहीं है इनकी। एक काम करते हैं, ये जो रेंट आता है इस रेंट को किसी तरह से मिस्टर एक्स के नाम से शिफ्ट कर देते हैं और इसको भेज देते हैं किसी भी एक तरह से मिस्टर मिसेस एक्स के नाम पर। मतलब मिस्टर एक्स ये कह रहा है कि मैं इसे मिसेस एक्स के नाम पर शिफ्ट करवा दूं, मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे कि ये रेंटल इनकम मिसेस एक्स के खाते में पहुंच जाए या ये उनकी इनकम बन जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के नाम रहे और रेंटल उसके खाते में पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो टेनेंट आएगा, जो किराएदार आएगा, वो ये पूछेगा बताइए जी ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, तो ये कहेगा मिस्टर एक्स मैं ओनर हूं। तो ये रेंटल किसको पे करेगा, मिस्टर एक्स को पे करेगा, मिस्टर एक्स के अकाउंट में पे करेगा। तो यहां पर मिस्टर एक्स ने क्या प्लानिंग करी, उस मिस्टर एक्स ने ये सोचा कि अगर ये प्रॉपर्टी ही मैं अपनी वाइफ को दे दूं, मिसेस एक्स को दे दूं, तो ये उसकी ओनर बन जाएगी, और जब ये ओनर बन जाएगी तो जो इसका रेंट आएगा वो मिसेस एक्स के पास आएगा, और जब रेंट मिसेस एक्स के पास आएगा तो इससे जो इनकम जनरेट होगी वो मिसेस एक्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, और जब उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी तो देखिए मिसेस एक्स की इनकम आप कितनी लिखेंगे फिर उस केस में, इनकम 180, और 180 तक कितना टैक्स आएगा मिसेस एक्स का, 0। और मिस्टर एक्स क्या कर लेगा उस केस में, ये जो हाउस प्रॉपर्टी उसने यहाँ 180 ऐड किया था इसको वो हटा देगा, इसको हटाने के बाद उसकी इनकम कितनी रह जाएगी, 950, और 950 पर वो किस स्लैब में रह जाएगा, 20% के। तो यहां पर उसने क्या किया, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर ली, सिंपली क्या करके, इस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ को ट्रांसफर करके। इसने बोला कि ये जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, ये जो मेरा एक मकान है, मैं इसे अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूं, मैं इसे अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूं। तो अगर ये ट्रांसफर मैं कर दूं और ट्रांसफर करने के बाद जो रेंटल इनकम आएगी तो वो तो फिर मेरी वाइफ की होगी ना कि मेरी होगी, और जब मेरी वाइफ की इनकम होगी तो मेरी वाइफ की तो वैसे भी कोई इनकम नहीं है, अगर 1,80,000 की इनकम आ भी जाएगी तो टैक्स कितना होगा, 0, और मैं अपना टैक्स बचा लूंगा ऐसी प्लानिंग करके। लेकिन क्या ये प्लानिंग सरकार चलने देगी, बिल्कुल नहीं चलने देगी। ऐसी ही सेम प्लानिंग में आपको एक चैप्टर कराऊंगा, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर है बना ही इन प्लानिंग्स पर है। लोगों ने ऐसी प्लानिंग कर करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा चलो फैमिली मेंबर है, कुछ प्लानिंग करते हैं, मैं अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देता हूं, आपके पास भेज देता हूं। तो उन प्लानिंग को ही डिफीट करने के लिए, उन प्लानिंग को ही खत्म करने के लिए क्लबिंग के प्रोविजंस आए, जिसका मैं आपको चैप्टर अलग से कराऊंगा। बट यहां पर डिस्कशन क्या है कि अगर एक पर्सन अपने स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में जो रेंटल इनकम है वो दूसरे पर्सन की बन जाती है। अब इसको खत्म करने के लिए सेक्शन आया डीम्ड ओनरशिप का, एक सेक्शन आया डीम्ड ओनरशिप का।
तो डीम्ड ओनरशिप ने क्या बोला होगा, सोचो आप, डीम्ड ओनरशिप ने क्या बोला होगा, सरकार को फायदा कहां हो रहा होगा, सरकार का नुकसान कहां है। अगर ये हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दे और रेंटल इनकम स्पाउस के हैंड्स में टैक्सेबल करवा दे तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो सरकार ने यहां पर क्या बोला होगा डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन लाके, मानो या ना मानो हम आप ही को ओनर मान लेंगे। तो किसको माना होगा, मिस्टर एक्स को। मानो या ना मानो हम मिस्टर एक्स को ही ओनर मानेंगे, और जिसको ओनर मानेंगे उसी की इनकम यहां पर टैक्सेबल होगी, उसी की इनकम में ये रेंटल जोड़ दिया जाएगा। जब मैंने आपको डीम्ड ओनर कह दिया, मैंने कहा एक्स इज अ डीम्ड ओनर, तो डीम्ड ओनर का मतलब है आप ओनर हो, और ओनर के हाथ में टैक्सेबल होता है रेंटल। तो क्योंकि आप ओनर हो तो भैया ये जो 180 आप अभी यहां भेज रहे थे यहां नहीं जाएगा, ये 180 आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगा, हम आप ही से टैक्स लेंगे। तो ये डीम्ड ओनरशिप के अंदर उन्होंने एक क्लॉज डाला है जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस केस में वही डीम्ड ओनर बन जाएगा। यहां कुछ और डिटेल है, टेक्निकल एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं अब लॉ पर आता हूं और बताता हूं कि कब कैसे ये बात एप्लीकेबल होती है। आइएगा बुक पर, डीम्ड ओनरशिप पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पर सबसे पहले देखिएगा डीम्ड ओनरशिप के बारे में क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 27 द फॉलोइंग पर्सन दो नॉट द लीगल ओनर, भले ही वो लीगल ओनर नहीं है, अगर वो लीगल ओनर होते तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती ना। अगर वो ऑन डॉक्यूमेंट लीगल ओनर होते तो फिर तो मेरे को डीम कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो डीम मैं कब कह रहा हूं, जब मुझे पता है कि वो पेपरों पर ओनर नहीं है लेकिन मैं फिर भी उन्हें ओनर मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी जिसकी वजह से उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। देखिएगा, द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 टू 26। तो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 26 तक के लिए ये जो नीचे बातें लिखी गई हैं ये मेरे डीम्ड ओनर बन जाएंगे, भले ही ये लीगल ओनर ना हो। देखिएगा इस एग्जांपल में ही, जब ये प्रॉपर्टी मैं अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दूंगा, मैं कहूंगा ये इस प्रॉपर्टी मेरे स्पाउस की हो गई, तो ओनर कौन हो गया है, एक्चुअल में ओनर कौन हो गया है, एक्चुअल में तो मेरी स्पाउस ओनर हो गई है। लेकिन डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से सेक्शन 22 से 26 तक के लिए जो डीम्ड ओनर है वो मिस्टर एक्स ही है। ऑन पेपर ओनर कौन है, मिसेज है, लीगल ओनर कौन है, मिसेज है, लेकिन डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से कौन है ओनर, मिस्टर एक्स। तो क्योंकि डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट से मिस्टर एक्स ओनर है, हेंस रेंटल वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स ओनली। आइएगा अब पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफर टू स्पाउस। पढ़िएगा, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस टू हिज और हर स्पाउस, मतलब हस्बैंड है तो हर को करेगा और वाइफ है तो हिज को करेगी, विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसों के अगर आप अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन का क्या मतलब है, आपने बोला ये 1 करोड़ रुपए की हाउस प्रॉपर्टी आज से तुम्हारे नाम हो गई, पैसे मुझे नहीं चाहिए, आज से ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन कंसिडरेशन मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया, मतलब मैंने आपको ये फ्री में प्रॉपर्टी दे दी। एक बात बताइए, हस्बैंड अगर एक प्रॉपर्टी अपने नाम पर रख रहा है और उसको फ्री में अपनी स्पाउस को दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इनकम टैक्स से बचना चाहता है, क्योंकि उसे पता है हस्बैंड और वाइफ तो एक ही घर में रहने हैं, अगर मैं वाइफ को दे भी दूंगा तो प्रॉपर्टी कहीं जानी थोड़ी है, प्रॉपर्टी तो घर में ही रहनी है, और वाइफ ऐसा तो है नहीं इसको बेच देगी, पूछेगी तो हस्बैंड से ही, और हाउस वाइफ वैसे ही है, हाउस वाइफ तो वैसे ही कोई डिसीजन नहीं लेंगी। तो अगर वो ऐसा कर रहा है
लॉ में हाउसवाइफ की बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हाउसवाइफ है तभी वो ऐसा करेगा। ऐसे भी सिनेरियो में अगर उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को दे दी, हस्बैंड को दे दी या वाइफ को दे दी, लेकिन बिना किसी कंसिडरेशन के दे दी, तो उस केस में ये जो ट्रांसफरर है, अच्छा इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांसफरर, ट्रांसफर करने वाला, और इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रांसफरी, ट्रांसफर लेने वाला। तो जो ट्रांसफरर है मिस्टर एक्स है, वही इस केस में ओनर माना जाएगा। अब पढ़िएगा पूरी लाइन। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी हाउस टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफरर इन दिस केस मतलब हस्बैंड, मेरे वाले केस में, इज डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो हम उसे ओनर मान लेंगे। और अगर आपने एक बार ओनर मान लिया तो वो रेंटल इनकम फिर वापस एक्स के ही हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि उसके वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन अब यहां पर लेकिन वाली कंडीशन पढ़िए। However, if property transferred to a spouse in connection with an agreement to live apart, then it would not be considered as deemed owner. मान लीजिए आपके स्पाउस के बीच में लीव अपार्ट का एग्रीमेंट होता है, लीव अपार्ट मतलब डाइवोर्स की सिचुएशन होती है, और आप एक दूसरे से अलग रहने का एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट के बदले में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करते हैं, या उस एग्रीमेंट के पार्ट बतौर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, वो आपका डीम ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपका डाइवोर्स का केस है, वाइफ या हस्बैंड को आप कोई अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उस केस में आप ओनर नहीं माने जाएंगे, भले ही वहां पर एडिक्वेट कंसिडरेशन ना हो। ठीक है, तो देखिए लॉ मेकर का इंटेंशन समझिए, आपको सीए फाइनल लेवल पर बहुत काम आएगा जब आप लॉ को इंटरप्रेट करना वहां पर अप्लाई करेंगे कि आखिर लॉ क्यों बनाया। जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं और आप कोई बिना एडिक्वेट के ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि ये कहीं जानी नहीं है प्रॉपर्टी, ये कहीं कुछ इसका बिगड़ना नहीं है, ये चीज अभी घर के घर में ही रहेगी। इसलिए वहां पर लॉ मेकर समझते हैं कि आपने ये जो ट्रांसफर किया है ना, ये टैक्स बचाने के लिए किया है। लेकिन जब आप लीव अपार्ट का एग्रीमेंट करते हैं, आप कहते हैं आज के बाद तुम अलग मैं अलग, और वहां पर आप ट्रांसफर करते हैं, तो एक बात बताइए, वहां क्या आप इस इंटेंशन से करते हैं कि 2-4 साल बाद 5 साल बाद तो चलो वापस आई जानी है प्रॉपर्टी? नेवर। तो वहां पर आप कभी भी इस प्लानिंग से नहीं करते कि मेरी इनकम चलो बच जाएगी इस बहाने। वहां पर तो आप बाय बाउंडिंग करते हैं, बाउंड होते हैं आप लॉ के थ्रू, तो उस केस में आप डीम ओनर नहीं बनेंगे, जबकि पहले वाले केस में आप डीम ओनर बन जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी तर्ज पर, इसी बेसिस पर आप जरा बाकी एग्जाम्पल को भी समझिएगा, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो दूसरा केस है मेरे सामने, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। मैंने अब वाइफ को नहीं किया, हस्बैंड को नहीं किया, स्पाउस को नहीं किया, मैंने अपना माइनर चाइल्ड उठाया। माइनर चाइल्ड मतलब जिसको डिसीजन लेने की कोई पावर ही नहीं है, मैंने ये प्रॉपर्टी उसको दे दी। मेरा एक 5 साल का बेटा है, 6 साल का बेटा मान लीजिए, मैंने उसके नाम पर प्रॉपर्टी कर दी ताकि मेरी रेंटल इनकम कम हो जाए, और उसके हाथ में टैक्सेबल हो नहीं सकती क्योंकि वो तो माइनर है। माइनर टैक्स कैसे देगा? ऑल्दो क्लबिंग में मैं आपको बताऊंगा माइनर को भी देना पड़ेगा, क्लबिंग हो जाएगी, वो सारी सारी चीजें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप डीम ओनर बन जाओगे। आप इस सिनेरियो में रखना, यहाँ पर मिसेज एक्स ना रख के ना आप माइनर चाइल्ड रखना। तो अगर आपने माइनर चाइल्ड को भी ट्रांसफर किया होगा तो सर आप ही डीम ओनर हो, हम आप ही की इनकम में इसे जोड़ देंगे, ये आप ही की इनकम का पार्ट बनेगी, ना कि माइनर चाइल्ड के। पढ़िएगा। If an individual transfer any house to his or her minor child, हाईलाइट कर लीजिएगा, माइनर चाइल्ड, मेजर को कर दिया तो मेजर को तो आप करेंगे ही नहीं। अगर आपने मेजर को कर दिया तो वो तो बेच देगा, वहां पर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, एक
फादर एक मेजर चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो क्या उसे ये एश्योरेंस रहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? कभी नहीं रहेगा। आजकल रिश्ते ऐसे हैं, कभी नहीं रहेगा। एक फादर अगर अपने बेटे को ट्रांसफर करता है तो उसे हमेशा डर रहेगा कहीं बेटा मुझे बेदखल ना कर दे प्रॉपर्टी में से, प्रॉपर्टी पर उसके नाम हो गई तो कहीं मुझे बाहर ना कर दे। वो कभी ट्रांसफर नहीं करेगा। करता है तो इसका मतलब उसका टैक्स बचाने का इंटेंशन नहीं है, फिर तो उसकी कोई और ही बात है जो उसने ट्रांसफर करी है। तो यहाँ पर क्या है, माइनर चाइल्ड को अगर आप ट्रांसफर करते हैं और वो भी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के कर रहे हैं, द ट्रांसफरर इन द केस इज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो हम उसे डीम्ड ओनर मान लेंगे। हम उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल करवाएंगे जिसने ट्रांसफर किया है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। अच्छा, इसमें एक और बात है, however it would not cover the case where the property is transferred to a married minor daughter। तो मान लीजिए कोई माइनर डॉटर है लेकिन वो मैरिड है। वैसे तो माइनर की मैरिज नहीं है, इलीगल है, बट इन एनी केस अगर माइनर है और वो मैरिड है और आप उसको ट्रांसफर करते हैं, भले ही विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर किया हो, इट वुड नॉट बी टैक्सेबल इन योर हैंड। आप उसमें डीम ओनर नहीं माने जाओगे। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। पॉइंट नंबर 3, होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल एस्टेट। इम्पार्शिएबल एस्टेट का मतलब होता है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता, लीगली वो डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में जो उसका होल्डर होगा, जो उसको एक्चुअली में होल्ड करता होगा, वो उसका ओनर बन जाएगा। तो impartial estate means the property which is not legally divisible। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका लीगली बंटवारा नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो होल्डर होगा, मतलब जो उस चीज को होल्ड कर रहा होगा, जिसका उस पर वर्चस्व होगा, वो उसका डीम ओनर मान लिया जाएगा। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 4, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपने कई बार सुना होगा, आप भी हो सकता है किसी ऐसी सोसाइटीज में रहते हो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाई गई सोसाइटीज हैं। तो ये जो घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं सब, यहां पर मान लीजिए 100 घर हैं, 100 अलग अलग लोगों के घर हैं। इस तरह से मैंने कुछ छोटे छोटे घर बना दिए। ये ए का घर है, ये बी का घर है, ये पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू अलग अलग लोगों के घर हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो सोसाइटी है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये सारे घर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर अलॉट हुए हैं। ये सब घर किसके नाम पर अलॉट हुए हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर अलॉट हुए हैं। अब एक बात बताइए, क्या इस घर का जो ओनर है ए, वो ए है या सोसाइटी है? आंसर की अगर मैं बात करूं, लीगल आंसर की, लीगली ऑन द डॉक्यूमेंट हु इज द ओनर? सर, इस केस में सोसाइटी ओनर है, क्योंकि ये जो पूरी सोसाइटी बनाई गई है, इसकी अलॉटमेंट किसे दी गई है? सोसाइटी को। सोसाइटी ने फर्दर इसको किसको दे दिया है? ए को, बी को, सी को और अपने मेंबर्स को। ये सब क्या है? ए बी सी क्या है? इसके मेंबर्स हैं। तो जब कोई अलॉटमेंट सोसाइटी को की जाती है और सोसाइटी फर्दर उसको अपने मेंबर्स को कर देती है, तो ओनर उस केस में कौन होता है? सोसाइटी होती है, मेंबर नहीं होते। लीगल ओनर की बात कर रहा हूं मैं। लीगल ओनर कौन होता है? सोसाइटी होती है। लेकिन डीम ओनरशिप क्या कहती है? डीम ओनरशिप कहती है कि अगर कोई मेंबर है जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी इस तरह के मेंबरशिप के अंदर प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, उस केस में वही उसका डीम ओनर बन जाएगा, वही उसका ओनर मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 से लेके 26, जो कि आपके हाउस प्रॉपर्टी के
सेक्शन है। अब पढ़िएगा इसी लाइन को। इफ प्रॉपर्टी अलॉटेड टू मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम, तो उस केस में जो होल्डर होगा ना यूनिट का, मतलब ए, बी, पी, क्यू, ये ही डीम ओनर माने जाएंगे, ना कि सोसाइटी मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है लेकिन पोजीशन आपके पास है, तो ये डिस्प्यूटेड का केस नहीं है। यहां पर आप देखिएगा क्या है, आपने सुना होगा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो तरह से होता है। जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना होता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको रजिस्टर करवा लीजिए, जिसको मैं कहता हूं रजिस्ट्री करवा लीजिए। आपने सुना होगा, हो सकता है पेरेंट्स से या अपने कभी सीनियर से सुना हो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, मतलब प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, रजिस्ट्री ओपन नहीं होती फॉर अ सर्टेन रीजन, फॉर अ सर्टेन टाइम। उस स्टेट में रजिस्ट्री अभी चल नहीं रही, मतलब कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो नहीं रहा, लेकिन कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो प्रॉपर्टी को जीपीए के थ्रू बेच पाए। जीपीए क्या होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जीपीए के थ्रू बेच दी है, आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक्स से ये प्रॉपर्टी अब वाई के पास चली गई और वाई इसको होल्ड करता है, जीपीए इसके नाम पर बन गई, तो यहां पर इसे हम डीम ओनर मान लेंगे। ऑल्दो पेपरों में कौन है ओनर, अभी भी पेपरों में तो एक्स है ओनर, क्योंकि अभी जीपीए हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई। जिस दिन ये रजिस्ट्री हो जाएगी तब पेपरों में वाई ओनर है। तो अभी तो सिंपल एक एफिडेविट बनाया है, एक एग्रीमेंट बनाया है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, जिसमें एक्स ने प्रॉपर्टी वाई को बेच दी। तो इस केस में वाई ही डीम ओनर माना जाएगा, क्योंकि देखो अगर रजिस्ट्री ना होने की वजह से मैं एक्स को ही इनकम टैक्स के दायरे में रखूं, तो एक्स क्या कहेगा, मैंने अच्छी प्रॉपर्टी बेची जीपीए पर, मैं तो प्रॉपर्टी बेच भी चुका हूं, किराया भी मुझे मिलता नहीं, और तब भी वो मेरी हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो यहां पर जीपीए के केस को कवर करने के लिए इन्होंने बोला कि अगर वाई इस जीपीए को होल्ड करता है या प्रॉपर्टी का पोजीशन इसके पास है, तो ये इस केस में ओनर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, जीपीए को छोड़ दीजिए, आप बिल्डर से, मान लीजिए रियल एस्टेट कंपनी से आपने फ्लैट खरीदा, फ्लैट का पोजीशन आपको मिल गया है, लेकिन अभी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है क्योंकि रजिस्ट्री ओपन नहीं है, तो पोजीशन आपको दे चुका है बिल्डर। तो उस केस में जब आप उसका रेंटल कमाएंगे या नहीं भी कमाएंगे, एज द केस में भी, तो वो आप डीम ओनर माने जाएंगे, ना कि बिल्डर डीम ओनर माना जाएगा। तो देखिएगा इस पॉइंट को पढ़िए, अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक एंड रिटेन द पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उस केस में भी आप डीम ओनर बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं, तो लीज पर जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उसके ओनर नहीं होते। ओनर कौन होता है, लेसर, जिसने वो आपको लीज पर दिया है, आप तो क्या है, तब भी किराएदार ही हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी है लीज पर और वो 12 साल से कम की लीज नहीं है, 12 साल से ज्यादा की लीज है, तो उस केस में आप डीम ओनर माने जाएंगे। देखिएगा, द लेसी ऑफ अ बिल्डिंग शेल बी द डीम्ड ओनर, मतलब जिसने वो लीज पर ली है बिल्डिंग, वो डीम ओनर माना जाएगा इफ बिल्डिंग इज लीज्ड आउट फॉर नॉट लेस देन 12 मंथ। सॉरी, यहां पर जो मैंने आपको ईयर बोला, दैट इज टू बी रिप्लेस बाय मंथ। तो अगर आप 12 महीने से ऊपर की कोई भी लीज पर बिल्डिंग लेते हैं, तो आप डीम ओनर माने जाएंगे। ऑल्दो आप पेपरों में ओनर नहीं है, लीगल ओनर आप नहीं है, लीगल ओनर तो कौन है, लेसर, जिसने लीज पर दिया है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 टू 26, जो कि हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है,
उसके लिए आप डीम ओनर बन जाएंगे। अगर आप ऐसी कोई बिल्डिंग होल्ड करते हैं जो आपने लीज पर ली है और वो 12 महीने से कम की लीज नहीं है। आइएगा पॉइंट नंबर 7, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई मैटर डिस्प्यूट में है तो जो उस रेंट को रिसीव करेगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप डिस्प्यूटेड, द इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट होगा उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल की जाएगी। क्लियर हम यहां तक? सो स्टूडेंट्स, ये थे वो कुछ पॉइंट जो डीम्ड ओनरशिप को एक्सप्लेन करते हैं। डीम्ड ओनरशिप का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही निकल के आता है कि आप भले ही लीगल ओनर नहीं हैं, आप पेपरों में ओनर नहीं हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे। आप उस केस में ओनर हैं एंड अकॉर्डिंगली जो भी उसका एनुअल वैल्यू आएगा, रेंटल वैल्यू आएगा, वो आपकी इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। क्लियर है हम यहां तक? चलिएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अब मैं पूरे चैप्टर में आपके साथ बार बार यूज करूंगा। वो मेरे को समझना जरूरी हो जाता है कि ये वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स जैसे मैं बार बार यूज करूंगा, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल रेंट। तो ये सब मुझे आपको समझाना जरूरी हो जाएगा ताकि मैं आगे के चैप्टर को आपको स्मूथली बता पाऊं। देख लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है फेयर रेंट, एफएमवी। इसको मैं आज के बाद एफएमवी बोलूंगा शॉर्ट में। आप एग्जाम में एफएमवी नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे। तो एफएमवी क्या है? फेयर रेंट। फेयर रेंट इज अ रेंट ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन अ सेम लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में आपका जो मकान है उसका किराया 10,000 रुपए आता है। तो अगर मुझे किसी मकान का एफएमवी निकालना हो कि कितना किराया यहाँ पर फेयर रेंटल है, कितना रेंट इसका फेयर रेंटल वैल्यू में है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं सेम लोकेलिटी में सेम तरह के सिमिलर प्रॉपर्टी को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि अगर ये प्रॉपर्टी मुझे इतना रेंट दे सकती है तो इस प्रॉपर्टी का भी जो फेयर वैल्यू है वो इतना ही अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ सिमिलर नेचर की प्रॉपर्टी इन अ सिमिलर लोकेलिटी आपको क्या किराया देती है या कितना किराया देती, वो वैल्यू जो होगी वो फेयर वैल्यू होगी। क्यों यूज होगी आप आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। इसके बाद है म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपकी एक वैल्यू सेट करी है आपकी उस प्रॉपर्टी की कि भाई इस प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू ये बनती है, इतना किराया आपको इससे मिलना चाहिए। So the rental value determined by the municipality authority for the purpose of charging municipal tax। आपको पता होगा हाउस टैक्स लगते हैं, हाउस टैक्स कैसे लगते हैं वो एक अलग मैटर है, मुझे उस पर नहीं जाना। बट म्यूनिसिपल अथॉरिटी जब हाउस टैक्स लगाने के लिए वैल्यू डिटरमाइन करती है तो वो वैल्यू म्यूनिसिपल वैल्यू कहलाती है। चलिए, फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट इज व्हाट? स्टैंडर्ड रेंट इज अ पॉसिबल रेंट, हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हमारे देश में एक रेंट कंट्रोल एक्ट नाम का भी एक्ट है, जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, तो ऐसे ही रेंट कंट्रोल एक्ट भी एक एक्ट है जो रेंट पर कंट्रोल करता है। मतलब वो ये कहता है कि भाई इससे ज्यादा रेंट आप नहीं ले सकते। तो रेंट को कंट्रोल करने का एक्ट है, और भी बातें हैं उसमें। तो हाईएस्ट पॉसिबल रेंट उस प्रॉपर्टी का क्या होगा या क्या हो सकता है, वो रेंट जो कहलाएगा वो मेरा स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल तो आप सभी को पता है, जो किराया आप अपने किराएदार से लेते हैं वो किराया आपका एक्चुअल रेंट है। तो द रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, आपको भले ही मिल गया है या मिलना है, दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग इन काइंड बेनिफिट वैल्यू ऑल्सो। तो आपको 20,000 रुपए तो किराया मिल जाता है, लेकिन 1,000 रुपए के इन काइंड वैल्यूज मिल जाती हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो वो भी आपका रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव में इंक्लूड किया जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव माना जाएगा वो 21,000 रुपए माना जाएगा, ना कि 20,000 रुपए माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चार वर्ड्स आपको याद रखने हैं। याद का मतलब समझ लेना है अच्छे से। एक म्यूनिसिपल वैल्यू है, सिमिलर लोकेलिटी की वैल्यू।
वैसे क्वेश्चन में आपको ये दी जाएंगी, इसलिए दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है कि ये होती क्या है, बट क्वेश्चन में आपको सारी दी जाएंगी। एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल रेंट एज पर दी रेंट कंट्रोल एक्ट। एक होता है फेयर फेयर वैल्यू हो गया। एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड म्यूनिसिपल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो म्यूनिसिपल वैल्यू ने म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने डिटरमाइन करी है। एक होता है एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअली आपको मिला है या मिलने वाला है, और उसमें इन काइंड वैल्यू भी इंक्लूड की जाएगी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आपके सामने आता है एनुअल वैल्यू। तो जहां जहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा एनुअल वैल्यू, तो मैं जब भी बोलूं एनुअल वैल्यू, तो मेरा मतलब होगा नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? नेट एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ये मैं आपको बताऊंगा नीचे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी। इसको मत पढ़िएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीवेबल, विच एवर इज हायर, इग्नोर कर दीजिए प्लीज। इसमें से आप माइनस कर देंगे टैक्सेस एक्चुअली पेड और बोर्न बाय द ओनर टू लोकल अथॉरिटीज। इसको मैं कहता हूं म्यूनिसिपल टैक्सेस। आगे समझाऊंगा डिटेल में, इस पर बहुत गहरा डिस्कशन होगा। छोटी छोटी बारीकियां हैं जहां पर एग्जामिनर आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो अगर आपने कोई टैक्सेस पे करे हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को, जिसको मैं कह सकता हूं म्यूनिसिपल टैक्सेस, अगर आपने पे करे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, इस तरह के आपने कोई टैक्सेस पे करे हैं, तो वो आपके ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब GAV में से माइनस कर दिए जाएंगे, और जो रिजल्ट आपके सामने आएगा इसको हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। इसको हम कहेंगे NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अगर आप फाइनेंस, म्यूचुअल फंड या इस तरह के मार्केट के बारे में जानते हैं, तो NAV वहां होती है नेट एसेट वैल्यू, ये वो नहीं है, इट इज अ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो NAV ये होगी, और इस तरह से हम यहां पर इसको कंप्यूट कर लेंगे। अब सवाल ये आता है मेरे सामने, हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। ये है मेरा मेन मुद्दा डिस्कशन का, हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी? एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पर आइएगा। यहां पर आप क्या कर लीजिए, इस तरह का एक ड्रॉ कर लीजिए। सेम, मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूं। तो यहां पर आप क्या करिए, जिस तरह से ये सिंबल है ऐसे ही यहां पर एक सिंबल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि ये सिंबल यहां पर आ गया है, तो यहां से काट दीजिएगा। हाँ जी, मैं वापस आता हूं एनुअल वैल्यू पर। अब ये जो एनुअल वैल्यू है ये मुझे कंप्यूट करनी है, और इस एनुअल वैल्यू के लिए मैंने अलग अलग केसेस बनाए हैं। आपको केसेस पर नहीं जाना, कुछ 7 केस मैंने यहां पर क्रिएट करे हैं। आप एक जनरल समझना, जनरल समझने के बाद फिर मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा कि देखो अगर ऐसा हो जाए तो एनुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, या क्या लॉजिकली उसमें वर्किंग बननी चाहिए। फिर आप मुझे बताना कि जो मैं आपको चीज बता रहा हूं क्या वो बिल्कुल लॉजिकल है या नहीं है। देन उसके बाद केस को पढ़ना। केस को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जो बात यहाँ कही गई है इट इज वेरी लॉजिकल थिंग, और केस उसी हिसाब से बनाया गया है। मैंने केस क्यों बनाए हैं? ताकि जब आप एग्जाम में रिवाइज करें, या आप उसको अपने तरफ से रिवाइज करें, या आप सेल्फ स्टडी भी करें, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो इसका बेयर एक्ट है, जो लॉ की लैंग्वेज है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है समझ ना आए। तो उस चीजों को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर केसेस क्रिएट करे हैं, बट आपको केसेस पर नहीं जाना, आप लॉजिकल चलिएगा। कोई केस नहीं है अभी आपके सामने, आप सिंपल लॉजिकल बात करेंगे। फिर मैं आपको सिनेरियोज दूंगा, और फिर हम उसका केस क्रिएट करके देखेंगे कि इस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू। देखिएगा, केस मत पढ़िएगा प्लीज, केस के अलावा देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वेयर प्रॉपर्टी इज लेट आउट।
मतलब आपने प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया। इसके बाद मत पढ़िएगा आगे क्या लिखा है, बस इतना पढ़िए, प्रॉपर्टी किराए पर दे दी है। केस लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ हाउस प्रॉपर्टी, मैंने इसे किराए पर दे दी। लेट आउट। लेट आउट करने के बाद क्या होता है, मेरे को किराया मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आपको किराया मिलता है, आप क्या रिसीव करते हैं, रेंट। रेंट रिसीव करते हैं। तो ये जो रेंट आप रिसीव करते हैं, ये आपकी जीएवी बन जाती है। लेकिन ऐसे नहीं बनती कि आपने रेंट रिसीव किया और वो जीएवी बन गई। जीएवी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है इनकम टैक्स में, जो क्या कहता है कि आप अपना जो रेंट रिसीव है ना, उसको कंपेयर करेंगे। आप किससे कंपेयर करेंगे, जो हम आपको एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूज बताएंगे, उसमें से जो भी ज्यादा होगा, कम होगा, वो हम आपसे निकलवाएंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी जीएवी है, वो आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि जो आपने रेंट रिसीव कर लिया उसे हम मान लेंगे कि आपका रेंट रिसीव है। भाई सपोज करो आप किसी प्रॉपर्टी से 25,000 रुपए का रेंट रिसीव करते हो, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि 20,000 रुपए ही रेंट होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया, रेंट कंट्रोल एक्ट ये कहता है कि अगर इस प्रॉपर्टी का हाईएस्ट पॉसिबल रेंट 20,000 है, तो आपने 25 कैसे ले लिया, 20 ही लेना है। तो उस केस में आपका एनुअल वैल्यू जो निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकलेगा, वो 20,000 रह जाएगा। तो ऐसी ही बातें यहां पर कुछ कही गई हैं इसके फॉर्मूले में। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर आपको ये बात समझ आएगी। देखिए क्या लिखा है यहां पर, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, प्लीज इसके आगे का मत पढ़िएगा, ये वाला हिस्सा होल ईयर वाला। देन जीएवी वुड बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट अब आपके लिए एक नया वर्ड है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको एक्सपेक्टेड रेंट नहीं बताया, छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेड रेंट को। और एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको क्या करना है, हायर ऑफ द टू लेना है। हायर ऑफ द टू में क्या क्या लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल दोनों को कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट से, और एक्सपेक्टेड रेंट को जब आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, जीएवी। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, expected rent is the higher of fair value, fair rent and the municipal value, but restricted to the standard rent। लेकिन इसको हम restrict कर देंगे standard rent से, क्योंकि standard rent से तो ज्यादा आप ले ही नहीं सकते, लिया है तो वो बेकार है। एक्चुअली में आप ले लो, लेकिन इनकम टैक्स उसे कहता है कि नहीं, इससे ज्यादा तो रेंट है ही नहीं। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकला, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू। मतलब ये प्रॉपर्टी सिमिलरली 20,000 में मिलती है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी कह रही है 15,000। तो जब भाई सिमिलर 15,000 20,000 में मिलती है तो हायर लिया जाएगा। फिर अथॉरिटी की वैल्यू कहां से आई, फिर तो बेकार है, तो यहां पर 20 लेंगे। लेकिन फिर जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट कहता है कि भाई 18 से ऊपर का तो रेंट होना ही नहीं चाहिए, तो फिर उस केस में 18,000 रुपए वैल्यू निकाल ली जाएगी। और उस वैल्यू को जो आपने यहां डिटरमाइन करी होगी वो कहलाएगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। देन उसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल रेंट से, और जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो कहलाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए इस पूरे पिक्चर को मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। मैं यहां कह रहा हूं एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, इसको निकालने के लिए आपको यहां एक तरीका बताया गया है। वो तरीका ये है कि एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू या फेयर रेंट, और किससे कंपेयर करो, म्यूनिसिपल वैल्यू से। इन दोनों में जो भी हायर आ जाए आप उसे ले लो। तो इन दोनों में जो हायर आएगा, फिर आप उसको किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड रेंट से। और इन दोनों में जो भी लोअर आएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ो, बट
रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जो आपने यहां पर हायर वैल्यू निकाली होगी ना, फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू की, उन दोनों में से जो हायर होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट में। तो जब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम कितने पर जाएंगे, मैक्सिमम कितने पर जाएंगे स्टैंडर्ड रेंट पर। अगर आपका ये आंसर स्टैंडर्ड रेंट से कम आ रहा होगा तो वो ले लेंगे, और अगर स्टैंडर्ड रेंट कम आ रहा होगा तो स्टैंडर्ड रेंट ले लेंगे। देन इसको फिर कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल रेंट से, और इसमें से फिर जो भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां लिखा है द हायर ऑफ बिलो एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि इतना जो एरिया निकला ना आपका, ये जो वैल्यू निकली, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। तो जब इसको आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेड तो 20,000 है, लेकिन मैंने तो 25,000 रुपए किराया लिया, तो भाई फिर 25 पे टैक्स दे दो। आप कहते हो एक्सपेक्टेड तो मेरा 20 है, लेकिन मैंने 15 ही लिया है, तो क्यों लिया भाई साहब, जब आपका एक्सपेक्टेड 20 था तो आपने 15 क्यों लिया, हम तो आपसे 20 पर टैक्स लेंगे। अब आप समझ गए, जब मैंने आपको यहां बोला था कि जो रेंट रिसीव है वो जीएवी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप यहां देखिए, एक्सपेक्टेड अगर आपका 15 था और आपने 20 ले लिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने 20 ले लिया, आपने इनकम कमाई, लाओ टैक्स दे दो 20 का। एक्सपेक्टेड 20 था, आपने 15 लिया, भाई साहब क्यों लिया, 20 क्यों नहीं लिया आपने, ये हम नहीं जानते, हमें तो 20 पर टैक्स चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 20,000 है, हम तो 20 पर टैक्स मांगेंगे आपसे, 20 पर टैक्स लगेगा। अब इसको एक बार और पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आपको क्या करना है, फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। आप क्या करेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू से, जो भी ज्यादा आएगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक वैल्यू, मतलब कि इतना किराया यहां पर आ गया। जो वैल्यू यहां पर आएगी आप उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब क्योंकि यहां पर मैंने बोला कि अगर ये 100 रुपए आया और स्टैंडर्ड रेंट 120 रुपए है, तो 120 रुपए तो मैक्सिमम लिमिट है ना, लेकिन फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू के बेसिस पे 100 रुपए वैल्यू अगर निकल के आई है, तो यहां पर आप 100 रुपए कंसीडर कर लेंगे और ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। और अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट है तो फिर मुझे इसे कंपेयर करना होगा एक्चुअल रेंट से, और यहां पर मैंने जो भी ज्यादा ले लिया होगा, जो भी ज्यादा होगा, चाहे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो चाहे एक्चुअल रेंट ज्यादा हो, वो मेरे लिए जीएवी बन जाएगी। वो वैल्यू मेरे लिए जीएवी है, उतनी वैल्यू मुझे जीएवी एज ए जीएवी कंसीडर करनी होगी। यहां तक कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। आपको क्या करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपैरिजन करना है, उन दोनों में से जो भी ज्यादा आ जाए आप उसे बाहर ले आइए, देन उसको कंपेयर कीजिए आप स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और जो आपने वैल्यू बाहर निकाली है, उन दोनों में जो भी कम हो जाए आप उसे कंपेयर कर लीजिए एक्चुअल रेंट से। इन दोनों रिजल्ट्स में जो भी रिजल्ट ज्यादा आ जाए, वैल्यू ज्यादा आ जाए, वो आपकी जीएवी है। ये एक जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में मैं आपको बार 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 करके दिखाऊंगा। कोई केसेस नहीं है, आपको हो सकता है फैकल्टीज केसेस में घुमा दें कि ये केस होगा तो ऐसे होगा, ये केस होगा तो वैसे होगा, वो केस होगा तो ऐसे होगा। कराऊंगा मैं भी आपको केसेस, लेकिन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ। मैं आपको लॉजिक साथ में दूंगा, आपके माइंड में फिक्स करवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में ये ना याद करना पड़े कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये वाला केस लग जाएगा। नथिंग, नो नीड टू मग अप द केसेस। आपको केसेस याद नहीं करने, लॉजिकली समझने हैं। तो पहला केस, अभी केस नहीं, मैंने आपको केस नहीं बताया। आप ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप भूलेंगे नहीं कभी भी, सोते जागते उठते खाते पीते ये आपके माइंड में चलेगा। Fair rental, municipal value, whichever is higher, then compare with the standard rent, whichever is lower, then compare with the actual rent, whichever is higher, is equal to GAV. ये नहीं भूलेंगे, काम आसान हो जाएगा। चलिएगा, सेक्शन
3 सबसेक्शन 2 मैंने आपको पहले बता दिया, जहां पर कोई हाउस या और पार्ट ऑफ द हाउस इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज ओन रेजिडेंस, द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस और पार्ट शेल बी टेकन एज नील। मैंने आपको बताया था कि अगर आप रेजिडेंशियल मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज से कोई प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है कोई 2 प्रॉपर्टी, और आप उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आपने रेंट पर नहीं दिया, आप कहते हैं जी ये तो खाली पड़ी थी या मैं इसमें रह रहा था, तो उस केस में आपकी जो जीएवी होगी वो निल हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं आएगा। क्लियर है? एनुअल वैल्यू ऑफ द under section 23 subsection 2 shall be taken as nil even if the house could not be occupied due to employment or a business or profession। तो एक बात ये भी याद रखना कि अगर आप किसी हाउस को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाए थे ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन, तो भी उस केस में उसकी एनुअल वैल्यू 0 कर दी जाएगी। लेकिन केवल 2 मकान होंगे, 2 हाउसेस, जहां पर एनुअल वैल्यू 0 ली जाएगी, मैक्सिमम 2 मकान। आपके पास 6 मकान है, 2 मकान 0, बाकी 4 पर टैक्स। आपके पास 1 मकान है, 0 करवा लीजिए। आपके पास 2 मकान है, 0 करवा लीजिए। 3 मकान है तो 2 0 करवा लो, 1 पर टैक्स दे दो। क्लियर? अब देखिएगा जो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे क्विकली बताइएगा, आंसर मत देखिएगा प्लीज, मैंने यहाँ पर आंसर दे रखा है आपको। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इस केस में एनुअल वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, हाउस नंबर 1, म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर रेंटल वैल्यू से, विच एवर इज हायर, तो 2,40,000 आएगा। 240 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, दिया नहीं है तो उसको 0 नहीं मानिएगा। दिया नहीं है का मतलब है कि वहां फिर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो बाहर क्या आएगा, 240 ही बाहर आएगा। फिर 240 के सामने आप एक्चुअल रेंट रखेंगे 180, उन दोनों में से हायर लेना है, तो आंसर आएगा 240। दूसरे केस में आइए, म्यूनिसिपल वैल्यू 240 है, फेयर रेंटल 3 लाख है, तो विच एवर इज हायर, 3 लाख। 3 लाख को कंपेयर करा 240 से, विच एवर इज लोअर, 240। 240 को कंपेयर किया 360 से, विच एवर इज हायर, 360 इज द आंसर। हाउस नंबर 3, 360 compare with 4 lakh, whichever is higher, 4 lakh। 4 lakh is compared with 5 lakh, whichever is lower, again 4 lakh। 4 lakh is to be compared with 480, whichever is higher, 480। House number 4, 420 compare with 420, 420। 420 compare with 3 lakh, 3 lakh। 3 lakh is compared with 360, whichever is higher, then higher is 360। House number 5, 480 को 5 लाख से कंपेयर करेंगे, 5 लाख। 5 लाख के बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, दिया नहीं है तो इसका मतलब वो खाली है, 0 नहीं है, खाली है ही नहीं, तो 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख को 540 से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर, 540। हाउस नंबर 6 देख लो, 5 लाख, 4.5 लाख और 5 लाख, 5 लाख आएगा। 5 लाख को कंपेयर करा 480 से, 480 आएगा। फिर 480 को कंपेयर करेंगे 420 से, तो 480 आएगा, विच एवर इज हायर के बेसिस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑनेस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। ये तो हमने केवल अपने उस फॉर्मूला को रिकॉल करने के लिए मैंने आपको कराया कि देखो कैसे कंप्यूट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप एक बार इसे घर पर कर लीजिएगा। कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई चीज नहीं है, आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है तो आज की इस क्लास को मैं यही रोक देता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इस चैप्टर की रिमेनिंग बातें करूंगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन अदर केसेस कैसे निकलेगी, अब मैं आपको सिनेरियोस क्रिएट करके दूंगा। कैसे दूंगा? मैं आपको बोलूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी थी ना, इसे मैंने 12 महीने किराए पर दिया था, लेकिन किसी वजह से ये 3 महीने किराए पर नहीं दे पाया। किसी वजह से मैं इसे किराए पर नहीं दे पाया, तो 3 महीने ये खाली पड़ी रही, 4 महीने ये खाली पड़ी रही। तो ये सारे केसेस आपको बना के दूंगा प्रैक्टिकली। देन उसके बाद हम लॉ वाले केसेस पर चलेंगे, जो लॉ के अंदर मेरी बुक में केसेस दिए हैं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो आज की इस क्लास में यहीं तक रोक देते हैं, बाकी का रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
और जो बाकी बातें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी इन दी नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए आई थिंक इसमें और कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, तब तक आपसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जितना मैंने अभी तक आपको हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया है आप उसे एक बार घर से पढ़ के आए, रिवाइज करें, और जब भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा जो कि होपफुली मैं आपको कल दे दूंगा, कल, हाँ जी, कल आपको ये क्लास मिल जाएगी, तो उसमें आप इन सारी चीजों को पहले से कवर करके बैठे हो ताकि आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बना पाए और जो लिंकिंग है चैप्टर की वो भी आपकी प्रॉपर बनी रहे। तो ठीक है, आज की क्लास को यही रोक देते हैं। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, डेडिकेशन कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।